दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में मैंने एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है टेंस। टेंस जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक होता है ना। अगर टेंस की हमें जानकारी है तो बड़े बड़े सेंटेंसेस हम उससे बना सकते हैं, है ना। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए टेंस। सबसे पहले मैं आपको टेंस के काइंड्स के बारे में बता दूं, हालांकि आप सब लोग जानते भी होंगे। मेन जो इसके प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट यानी कि जो अब चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट यानी कि जो बीत गया, भूतकाल। और फ्यूचर यानी कि जो आगे आएगा, यानी कि भविष्यकाल, है ना। इन तीनों के सब पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कुल मिला के 12 टेंसेस हुए, यानी कि प्रेजेंट के भी यही 4 होंगे, पास्ट के भी यही 4 और फ्यूचर के भी यही 4, है ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के ये 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 सेंटेंसेस की आज हम स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इनमें शब्द जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, कैसे कैसे उन्हें समझना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या इसको कॉपी कर सकें। चलिए, मैं आपको इंग्लिश में टेंसेस बनाने से पहले आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ कि हिंदी में इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसी से हम रिलेट करेंगे इंग्लिश का स्ट्रक्चर, है ना। तो मैं हिंदी में आपके 3-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, है ना। उनमें बात करते हैं फिर उनमें, यानी कि क्या क्या शब्द हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं। 3-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, 3-4 वाक्य लिख रहा हूँ मैं, 4 लिख देता हूँ। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, राजू क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, राजू क्रिकेट खेल चुका है। तीसरा, राजू क्रिकेट खेल रहा था। चौथा अगर मैं बात करूं, राजू क्रिकेट खेलेगा, है ना। दोस्तों हमारे जो इनमें शब्द यूज़ होते हैं, ज़्यादातर जो मेनली यूज़ होने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं दोस्तों हमारे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब में भी एक मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, और एक हेल्पिंग वर्ब, है ना। शुरू में इन चारों शब्द की, इन चारों वर्ड्स की हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं, है ना। यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब में यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। ये 4 शब्द क्या होते हैं, इनकी जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से सारे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अगर इनकी हमें जानकारी नहीं है तो हम उनको प्लेस करना नहीं सीख पाएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा, है ना। इनके थ्रू ही हम इन सब चीज़ों को जानते हैं दोस्तों। तो हम इसमें पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है ना। तो दोस्तों अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं टेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में
कुछ काम हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा कोई ना कोई, है ना, खेलने का, कूदने का, हंसना, रोना, गाना, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा। उस एक्शन को जो करने वाला होगा यानी कि उसका जो डूअर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ काम हो रहा है, यहाँ क्या, खेलने का, है ना। राजू क्रिकेट खेल रहा है, तो काम हो रहा है खेलने का, और खेलने के काम को कर कौन रहा है, राजू। तो जो भी उस काम को करने वाला होता है दोस्तों वो होता है हमारा सब्जेक्ट, है ना। तो ये राजू होगा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। चारों ही वाक्यों में राजू हमारा सब्जेक्ट है, राजू सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, जो भी हमारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है, यानी कि एक्शन जो भी चल रहा है ना, या आगे आने वाले टाइम में होगा या हो रहा था, कुछ भी है, जो भी हमारा काम हो रहा है वो उसे हम कहेंगे वर्ब, और वर्ब में भी कौन सी, मेन वर्ब, है ना। तो काम हो रहा है दोस्तों खेलने का, तो इन सभी में जो मेन वर्ब है हमारी वो खेलना है। मेन वर्ब जो है वो खेलना है, यानी कि खेलना। सभी में मेन वर्ब हमारी खेलना है, क्योंकि काम हो रहा है हमारा खेलने का। तो मेन वर्ब हुई दोस्तों क्या, खेलना। और जिस चीज़ से हमें टेंस के बारे में पता चले, यानी कि टाइम के बारे में पता चले कि टाइम आखिर कौन सा है ना, कौन से टाइम में ये काम हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमें टाइम के बारे में बताती है। तो यहाँ में है को देख के पता चलता है कि टेंस ये प्रेजेंट का है, तो जिससे भी टेंस का पता चलता है उसे बोला जाता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ भी ये है हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी ये था हमारा क्या है, था से पता चलता है हमें पास्ट का है, तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ भी खेलेगा, इस गागी गे से पता चलता है हमें कि ये टेंस हमारा कौन सा है, फ्यूचर का है ना। तो हमें जो टेंस के बारे में, टाइम के बारे में जानकारी दे वो होती है दोस्तों हमारी क्या, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और फिर ये, और जिसके ऊपर भी काम हो रहा है ना, जैसे जिसके ऊपर भी काम हो रहा है, जो भी हमारा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ खेला जा रहा है क्या, क्रिकेट, यानी क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है ना। जैसे मैं बिस्किट खा रहा हूँ, तो खाने का काम हो रहा है, लेकिन किसके ऊपर, बिस्किट के ऊपर, तो बिस्किट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैं उससे लड़ रहा हूँ, है ना, तो काम हो रहा है लड़ने का, एक्शन यानी कि वर्ब हुआ हमारा लड़ना, लेकिन किससे लड़ रहा हूँ, उससे, तो उससे हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जिसके ऊपर भी काम हो रहा होता है ना। तो दोस्तों यहाँ क्रिकेट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें ये सारी टर्म्स पता चल गई जो टेंस की एक बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सभी में ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा हिंदी बनाने का स्ट्रक्चर हुआ। हिंदी का स्ट्रक्चर हुआ कि सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कैसा है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होगा सभी सेंटेंसेस को बनाने का, है ना। क्या होता है देखो, हिंदी और इंग्लिश में अंतर की बात करूं तो, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ भी स्टार्टिंग में है, यहाँ भी स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट है, और फिर इंग्लिश अगर बनाते हैं तो मेनली, मोस्टली जो होता है वो पीछे से चला जाता है। फिर सब्जेक्ट पहले, फिर पीछे से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर पीछे से चलोगे। इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है ना। सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से होता है हमारा इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, आप देख रहे होंगे काम हो रहा है यहाँ खेलना, है ना। काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो एक्शन यानी कि वर्ब हमारी खेलना है। लेकिन यहाँ लिख रहा है खेल रहा है, खेल रहा, यहाँ लिख रहा है खेल चुका है, खेल चुका, यहाँ लिख रहा है खेल रहा था, तो खेल रहा, यहाँ लिख रहा है खेलेगा, है ना।
तो वर्ब है हमारी खेलना, तो खेलना क्यों नहीं लिखा? कहीं खेल रहा है, कहीं खेल चुका है, कहीं खेलेगा, कहीं खेल चुका था, है ना। वर्ब हमारी खेलना है और फिर भी हमें क्या लिख रहा है? खेलेगा, खेल चुका था, खेल रहा था, खेल रहा है। तो ये जो होता है ये हमारा सब पार्ट बताएगा। हमें है, था, गा, गी, गे देख के ये पता चलेगा कि टेंस हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन हमें चुका, रहा और चुका, रहा, ता, ती ये वगैरह देख के हमें ये पता चलेगा कि प्रेजेंट का तो है टेंस, प्रेजेंट का भी कौन सा है? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इस चीज से हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का है। और यहां रहा देख के भी पता चलेगा कि प्रेजेंट का भी कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है। यहां में है देख के पता चल रहा है प्रेजेंट है, लेकिन इस चुका को देख के पता चलता है हमें कि टेंस कौन सा है? परफेक्ट है। यहां में था देख के पता चल रहा है कि क्या है? टेंस पास्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी पास्ट का कौन सा टेंस है? तो इस रहा को देख के चलेगा कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ गा देख के पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, और खेलेगा को देख के पूरा इसे देख के पता चलेगा कि प्रेजेंट का फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होंगी? है, था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, पहचान गए। और फिर मेन वर्ब को भी कहीं खेलेगा, खेल रहा, खेल चुका ये लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है ना। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में ही इन मेन वर्ब की फॉर्म अलग अलग होंगी। भाई यहाँ तो खेल रहा लिख दिया, खेलेगा लिख दिया, है ना, खेल चुका लिख दिया। इंग्लिश में ऐसे क्या लिखे हैं? तो इंग्लिश में भी इनकी फॉर्म होती हैं अलग अलग। कैसे? जैसे खेलना होता है क्या? प्ले। खेलना होता है हमारा प्ले, है ना। लेकिन अगर मुझे लिखना है खेल रहा है तो हम कर देंगे प्लेइंग। खेल चुका है हम कर देंगे प्लेड, है ना। खेलेगा हम कर देंगे प्ले, है ना। तो ऐसे ही यहाँ इसकी भी अलग अलग फॉर्म होगी। जैसे हिंदी में ये अलग अलग फॉर्म है, खेल रहा ये अलग फॉर्म हुई, एक खेलेगा वो अलग फॉर्म हुई, खेल चुका अलग फॉर्म हुई। ऐसे ही इंग्लिश में भी अलग अलग फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? उसमें इंग्लिश में ऐसे होती है प्ले, प्लेइंग, प्लेड, प्लेड, ऐसे करके होंगी, है ना। तो इनकी हमें जानकारी। अब जो हमें पढ़ना है मेन क्या पढ़ना है? देखो दोस्तों, हमें क्या दिक्कत नहीं आएगी? सब्जेक्ट की हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। टेंस अगर हम बना रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है हम पहचान पाएंगे आसानी से, ऑब्जेक्ट क्या है हम पहचान पाएंगे आसानी से, है ना। बात आएगी केवल क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है। मेन वर्ब को भी पहचान लेंगे। भाई खेलना लिख रहा है तो प्ले लिखेंगे हम। अगर कोई गाना गा रहा है तो गाना है तो सिंग लिखेंगे, है ना। कोई अगर खा रहा है तो ईट लिख देंगे, कोई पी रहा है ड्रिंक कर देंगे, है ना। लेकिन फिर उसकी फॉर्म कौन सी लगानी है ना। तो हमें ये दो चीज़ें क्लियर करके चलनी है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, कंफ्यूजन इसमें होगा, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। मेन वर्ब की फॉर्म आईएनजी आएगी, जैसे प्लेइंग आएगा, प्लेड आएगा, प्लेड आएगा, प्ले आएगा, प्लेज आएगा, वो क्या आएगा। तो ये दोनों चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, है ना। मैं स्क्रीन से ज़रा आउट हो जाता हूँ, इस बात को ज़रा कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ एक एक हेल्पिंग वर्ब और उनकी मेन वर्ब। चलिए भाई, अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख देता हूँ। पहले जो हम पढ़ेंगे, मैं केवल आपको प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, है ना। फ्यूचर की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और ये है हमारा पास्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है ना। तो दोस्तों क्या होता है, इसके मैं इधर लिख देता हूं ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये मैं इनकी यहां पहले मैं इनकी पहचान लिख देता हूं कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, है ना, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, परफेक्ट की क्या होगी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी। पहले मैं इनकी यहां पहचान लिख देता हूं। तो इंडेफिनिट अगर ता, ती, ते, हम 3 स्टेज में पढ़ेंगे टेंस को। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एकेडमिक लेवल पढ़ेंगे और उसके बाद हम
एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो मैं ये बेसिक लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद एकेडमिक लेवल पे पढ़ाऊँगा और इसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके चलूँगा, है ना। अगर यानी कि इंडेफिनिट है तो ता ती ते आएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो ता है ती है ते है आ जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट है तो ता था ती थी ते थे आ जाएगा, है ना। कॉन्टिन्यूअस है तो रहा रही रहे आ जाएगा, रहा रही रहे। जैसे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है रही है रहे है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था रही थी रहे थे, है ना। परफेक्ट में आएगा चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके। यानी कि जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट है तो चुका है चुकी है चुके हैं, और पास्ट का परफेक्ट है तो चुका था चुकी थी चुके थे, है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा रही रहे प्लस इसमें एक टाइम एक्सप्रेशन और होता है ना। इस टाइम एक्सप्रेशन की बात हम बाद में कर लेंगे क्या होता है ये, है ना। इसमें भी रहा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था रही थी रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है रही है रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा था रही थी रहे थे, है ना। तो ये होता है। तो दोस्तों अब देखो क्या है, मैं इनको एक लाइन में लिख देता हूं कि इनकी हेल्पिंग वर्ब आखिर क्या क्या होंगी। तो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों डू प्लस V1, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना। कॉन्टिन्यूअस की होती है बी प्लस 1 में यानी कि वर्ब में ING। परफेक्ट की होगी हैव प्लस V3, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी हैव प्लस बीन प्लस ING नीचे लिख देता हूं प्लस ING। देखो अब मैं इन्हें समझाता हूं ये कैसे है जरा, है ना। ये ध्यान रख के चलो कि प्रेजेंट में जो आएगी हेल्पिंग वर्ब की V1 आएगी और V1 प्लस एस या ES आएगी, और पास्ट में जो आती है हमारी V2 आती है। किसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब तो मैंने लिखी हुई है, मेन वर्ब तो प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट में V1 आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या पास्ट का इंडेफिनिट हो। कॉन्टिन्यूअस में ING आएगा मेन वर्ब में, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब में V3 आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में ING आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। तो ये जो V1 या V1 प्लस एस या ES लिखा है या V2 लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब की आएंगी ये। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने डू हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है इधर जो लिखी है मैंने, है ना। तो डू हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमारी डू होती है। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करनी है तो डू की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 की बात करें तो डू की डू ही होगी, और प्लस यानी कि डू में एस और ES। तो डू या डज हमारी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और उनके बाद हमारी मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है हमारी डिड, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ जाएगा और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, है ना। कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी इज आर एम, और प्लस मेन वर्ब में हमारी ING आ जाएगी। डू की हमारी बी की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी वॉज वर, प्लस मेन वर्ब में हमारी ING आ जाएगी, है ना। हैव की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, और अगर एस या ES लगा दे तो हो जाएगा हैज़, और प्लस मेन वर्ब में V3। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, हैड, तो हैड के साथ V3, है ना। और इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव या हैज़ तो आएगा ही आएगा भाई, है ना। हैज़ होगा या हैव होगा, प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो भी आएगा, प्लस ING, तो हैज़ बीन या हैव बीन ING, और इधर अगर बात करें तो हैड बीन ING, हैड बीन प्लस
ING। तो ये हो गई हमारी प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी कि प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर होगी और प्लस मेन वर्ब हमारी ING होगी। जैसे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होगी और मेन वर्ब हमारी V3 होगी। मैंने यहाँ पहचान भी लिखवा दी है, उनकी पहचान क्या होगी, कैसे पहचान करोगे कि टेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, और फिर उसको बनाने का स्ट्रक्चर भी मैं बता चुका हूँ कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इस बात को जरा स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें, फिर मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाता हूँ। चलिए भाई देखो, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, है ना, एक वचन और बहुवचन दो, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होता है इंग्लिश में। तो मैं ये बता दूं कि सिंगुलर वर्ब कौन सी हैं हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, है ना। तो अगर मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो सबसे पहले तो डज, इज, हैज, है ना, वॉज, ये होंगी हमारी सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो डज आएगा या इज आएगा, हैज आएगा या वॉज आएगा। प्लूरल की अगर मैं बात करूं तो इसमें डू, आर और हैव, वर, ये आएगा, है ना। और एक दोनों के लिए जो कॉमन होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आएगा, वो हमारा एक डिड आता है दोनों के साथ और एक हमारा हेड आता है दोनों के साथ, है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड भी हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा और हेड भी हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा, है ना। और आई का एक अलग केस होता है, आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम बात करें तो एम आएगा, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वोज आता है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वोज आता है और बाकी हर जगह जो प्लूरल के साथ आता है आई के साथ वही आएगा। बाकी हर जगह आई के साथ क्या होगा, जो आई के साथ यहाँ वोज आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम आएगा। आई के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब बनाई गई है एम, है ना। और बाकी हर जगह आई को प्लूरल ट्रीट करेंगे, यानी कि प्लूरल के साथ जो भी आता है वही हमारा आई के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, है ना। चलिए अब थोड़े से सेंटेंसेस की मैं प्रैक्टिस आपको करा देता हूं ताकि ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए भाई, मैंने ये 3 टेंस लिखे हैं, 3 सेंटेंस लिखे हैं, इनको अब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, है ना। स्ट्रक्चर जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूँ सब्जेक्ट क्या है, तीनों टेंसेज में, तीनों में क्या है, यानी कि जो भी काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर काम हो रहा है खेलने का काम कौन कर रहा है, राजू। तो राजू सब्जेक्ट है इसमें, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो मैं लिख दूंगा राजू, और फिर उसके बाद लिखा जाता है दोस्तों क्या, हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब कैसे हम पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम ये देखकर पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो मैंने बताया था रहा है आ रहा है तो प्रेजेंट का है, और रहा आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि टेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगा और मेन वर्ब में ING आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम देंगे इज। राजू इज प्लेइंग, क्योंकि मेन वर्ब में क्या होगा, ING आएगी, क्रिकेट। दूसरा, टॉम आम खा रहा था, टॉम आम खा रहा था। तो खाने का काम कौन कर रहा है, टॉम। तो टॉम तो हुआ हमारा क्या, सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, देखो पास्ट का है, पास्ट का टेंस है, था आ रहा है, और पास्ट का भी कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, रहा आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर होंगी हेल्पिंग वर्ब, तो टॉम के साथ आएगी वॉज, क्यों, क्योंकि टॉम हमारा सिंगुलर है। तो टॉम वॉज, और मेन वर्ब में ING आएगी, कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया ING आती है। टॉम वॉज ईटिंग एप्पल, आम खा रहा है, एप्पल नहीं सॉरी मैंगो,
टॉम वॉज ईटिंग मैंगो। तीसरा देखो, गुड्डू पेन खरीद चुका है। तो पेन खरीदने का काम हो रहा है, तो खरीदने के काम को कर कौन रहा है? गुड्डू। तो गुड्डू होगा हमारा सब्जेक्ट, तो सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे हम सब्जेक्ट यानी कि गुड्डू। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ से पता चलती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमें यहाँ से टेंस का पता चलता है, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। तो चुका है लिखा हुआ है, इसलिए हमारी हेल्पिंग ये यानी कि टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई हैज़ या हैव। तो गुड्डू सिंगुलर है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़। गुड्डू हैज़ खरीदना है ना, खरीद चुका है। फिर आएगी मेन वर्ब, खरीदना होता है हमारा बाय, लेकिन बाय की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने बताया था हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। गुड्डू हैज़ बॉट है ना, और क्या खरीद चुका है? अ पेन। गुड्डू एक पेन खरीद चुका है। तो दोस्तों ये होगा इन टेंस को बनाने का तरीका, है ना। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एकेडमिक लेवल और एडवांस लेवल, तीनों अच्छे लेवल एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ डाउट हो, किसी भी चीज़ में कोई भी बात, कोई भी टेंस आपको समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया, वो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने घर पर रहिए।